दुनिया के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक जेफरी डैमर ने 1978 और 1991 के बीच 17 लोगों की जान ली। लेकिन वो एक दशक से भी अधिक समय तक अनजान कैसे रहा? उसने 17 लोगों की किन कारणों से जान ली और उस डेड बॉडीज के साथ आखिर उसने क्या किया? नेटफ्लिक्स की 2020 वाली लिमिटेड सीरीज मॉन्स्टर द जेफरी डैमर स्टोरी हमें एक ब्रेकडाउन देती है कि हाउ ही टारगेटेड मैन टू कम टू हिज अपार्टमेंट, और हमें उसके पीछे की बैक स्टोरी एंड उसके इन कारनामों के पीछे की इंटेंशन से रूबरू करवाती है। आखिर उसके नेबर ग्लेनला क्लेवलैंड की पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी पुलिस ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ली? जेफरी डैमर ने जो किया उसके बारे में सवालों की कमी बिल्कुल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हम कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन चलिए केस की स्टोरी एंड उसके रूट्स को जानें। लेट्स नो एवरीथिंग अबाउट वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट इनफेमस सीरियल किलर जेफरी डैमर। Described how he picked up his victims in gay bars and brought them home. I'd have the sleeping pill mixture already prepared. Person would drink it, fall asleep. It's Jeffrey Dahmer, the serial killer and cannibal prince. What appears to be a psychopathic mass murderer. जेफरी डैमर का जन्म मई 21, 1960 को मिलवॉकी विस्कन्सिन यूएस में होता है। पिता ल्यूलन हर्बर्ट डैमर और माँ जोयसी डैमर के पहले संतान थे। कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि जेफ को बचपन से ही उसके पेरेंट्स से कोई अटेंशन नहीं मिलता था। कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि जेफ को बचपन में ही अडॉप्ट किया गया था। हालांकि ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। जेफ की माँ बहुत ज़्यादा टेंस, ग्रेडी और आर्ग्यूमेंटिव नेचर की थी। इन वर्तापों की वजह से ही उनके और उनके पति के बीच रोज़ किसी बात को लेकर बहुत बहस होती और अक्सर उनके घर का माहौल टेंस रहा करता। जेफ जब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तब उसके फादर अक्सर अपने कामों के सिलसिले में घर के बाहर रहा करते। जेफ की माँ डिप्रेशन से गूंज रही थी और मोस्टली अपना समय बेड पे ही बिताया करती तथा ढेरों सारे पिल्स लिया करती। वो इस स्टेज तक पहुंच चुकी थी कि उन्होंने एक बार तो इक्वेनल के ओवरडोज से सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। अर्ली एज से ही जेफ इन एक्सट्रीम टेंशन और न्यूमरस आर्ग्यूमेंट्स को रोज़ाना नोटिस करता, जिसने उसे अंदर से बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया था। अपने एलिमेंट्री स्कूल में जेफ बड़ा शांत और अपने क्लासमेट से बहुत कम बातें किया करता, जिससे उसके बहुत कम दोस्त थे। अपने फादर के अक्सर घर के बाहर रहने और मदर को इलनेस से जूझता हुआ देख उसके स्कूल के टीचर ने उसके अंदर कुछ अर्ली साइंस ऑफ अबेंडमेंट देखने को पाया। इतनी अर्ली एज में ये साइंस बहुत डेंजरस हो सकता था एंड फ्यूचर में कहीं ना कहीं इन्हीं कंडीशंस ने उसके डिज़ायर्स को बढ़ाया। बचपन से ही जेफ डेड एनिमल्स के प्रति अपना इंटरेस्ट डेवलप करने लगा था। उसकी फैसिनेशन 4 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो चुकी थी, जब उसने अपने फादर को अपने घर के निचले भाग से एक डेड एनिमल को निकालकर उसकी बोन्स और ऑर्गन्स निकालते हुए देखा था। तब से उसके अंदर डेड ऑर्गेनिजम्स के फ्लैश के प्रति क्यूरोसिटी और बढ़ने लगी थी और उसके बाद से वो डेड एनिमल्स को अक्सर ढूंढा करता। मई 1968 जेफ की फैमिली ओयो मूव करती, जहाँ जेफ ढेरों इंसेक्ट्स और ड्रैगन फ्लाइज कलेक्ट करता और उनकी स्केलेटन्स निकाला करता। धीरे धीरे उसने चिपमंक्स एंड स्क्विरल्स के भी स्केलेटन को निकालना शुरू किया और बाकी के पार्ट्स को फॉर्मेल्डिहाइड जार्स में रख दिया करता, जो उसके फादर ने अपनी यूज़ के लिए घर से कुछ दूर एक हर्ट में रखा था। 2 years लेटर जब जेफ की फैमिली एक रात डिनर में चिकन खा रही थी, जेफ अपने फादर से पूछता है कि क्या हो अगर हम ये चिकन बोन्स को ब्लीच में रखें तो। उसके फादर्स अपने बेटे के साइंटिफिक क्यूरोसिटी को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं एंड वो नेक्स्ट डे ही जेफ को एनिमल बोन्स को सेफली प्रिजर्व करने की सारी टेक्निक सिखाते हैं। अब जेफ इन टेक्निक्स को बड़ी अच्छी तरह सीखने के कुछ दिनों बाद ही रोड किल्स और डेड एनिमल्स के स्केलेटन्स को सेपरेट करता और उन्हें प्रिजर्व करा करता। इन चीज़ों ने उसके अंदर के डिज़ायर्स को बढ़ाने में बहुत मदद की और उसके फादर उसकी इतनी क्यूरोसिटी को देखकर उससे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स भी सिखाया करते। और दूसरी तरफ जेफ की मदर अपने डेली डोज ऑफ इक्वेनल बढ़ाती, जिससे उनके हस्बैंड और जेफ से कांटेक्ट और ज़्यादा कम हो जाता। चीज़ें लेकिन तब वॉर्स होने लगती जब जेफ 14 साल की उम्र से ही बियर और हार्ड अल्कोहल कंज्यूम करने लगता। वो फ्रीक्वेंटली अपनी जैकेट में अल्कोहल कैरी करा करता और स्कूल में बिना कोई डर के कंज्यूम किया करता। लेकिन उसके लार्जली अनकम्युनिकेटिव नेचर की वजह से जेफ को एक पोलाइट स्टूडेंट माना जाता। जेफ जब प्यूबर्टी हिट करता है ही रियलाइजेस दैट ही वाज होमोसेक्सुअल, लेकिन इसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया था।
ही स्टार्टेड अट्रैक्टिंग टुवर्ड मेल्स एंड उसके अंदर मेल पार्टनर्स के प्रति एक डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग नेचर डेवलप होने लगता है। अपने हाई स्कूल में भी जेफ ने सेम अपनी सारी हैबिट्स को कंटिन्यू करते हुए स्कूल न्यूज़पेपर में भी काम करना शुरू किया। उसके पेरेंट्स के आपसी आर्ग्यूमेंट्स की वजह से जेफरी के 17 साल होते ही उन्होंने डिवोर्स ले लिया एंड जेफ के फादर अब कुछ दिन जेफ के साथ रहते थे। बट कुछ दिनों के बाद ही जेफ के फादर अपनी न्यू वाइफ के साथ एक नए अपार्टमेंट में मूव इन कर जाते हैं। हाई स्कूल के बाद अब जेफ को ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता और वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासेस स्किप करता और अल्कोहल कंजप्शन उसके कंट्रोल के भी बाहर चला गया था। इन्हीं कारणों की वजह से उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। अब जेफ के पास एक ही अच्छी ऑप्शन बचती है टू जॉइन आर्मी एंड उसके फादर उसे आर्मी ज्वाइन करवा भी देते हैं। बट 2 साल के बाद ही फिर से उसके ड्रंकन बिहेवियर की वजह से उसे आर्मी से भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अननोन टू एनीवन, जेफरी अब मेंटली डिसइंटीग्रेटिंग हो चुका था। जून 1978 जेफ अब अपने होमोसेक्सुअल डिज़ायर्स और सैडिस्टिक फैंटेसीज से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और उसकी इसी डिज़ायर्स ने उसे एक 18 ईयर ओल्ड हिचहाइकर स्टीवन हिक्स के प्रति आकर्षित किया। जेफ अपने फादर के घर पे लास्ट 3 मंथ से अकेला रहा करता। जब भी वो अपनी कार से बाहर जाता वो रोज़ मॉर्निंग रोड पर एक यंग लड़के को नोटिस करता जो अपनी नेकेड बॉडी में अर्ली मॉर्निंग जॉग करता एंड बिकॉज ऑफ जेफ्स होमोसेक्सुअल नेचर वो उस लड़के के प्रति अट्रैक्ट होने लगा था। सो वन डे ही इन्वाइटेड हिक्स टू हिज फादर्स होम एंड देन दे टू ड्रैंक एल्कोहल, हैवी एल्कोहल। जब हिक्स जा ही रहा होता है जेफ पैस्ड हिम इन द हेड विद अ बार्बल एंड किल्ड हिम। फिर उसने उसके बॉडी को कट करा, उसके सारे पार्ट्स को गार्बेज बैग्स में भरा एंड buried them in the woods surrounding his father's property. कुछ सालों के बाद वो अगेन उसी जगह आया एंड उसने उन बैग्स को खोलकर सारे बोन्स को माइक्रोवेव में डालकर उनको ड्राई किया एंड उनका पाउडर बनाकर उसी प्रॉपर्टी के अराउंड फैला दिया। लेटर जब उससे इसके पीछे का रीज़न पूछा गया देन ही सेड दैट ही डिड दिस बिकॉज ही डिडंट वांट हिम टू लीव, ही वांट हिक्स टू बी अराउंड हिम। नेक्स्ट 6 साल के लिए अपनी ग्रैंडमदर के साथ वेस्ट एलिस विस्किंसन में रह रहा था बिकॉज उसके फादर ने उसके अल्कोहल कंजप्शन के बारे में सारी बातें जान ली थी। लेकिन अपने ग्रैंडमदर के घर रहने के बाद भी वो रोज़ अल्कोहल कंज्यूम करता। सितंबर 1986 जेफ वॉज अरेस्टेड, इसलिए नहीं कि उसने हिक्स को मारा था या हैवी अल्कोहल कंज्यूम करता था। पुलिस को तो इन बातों की कोई भनक भी नहीं थी। ही वॉज बेसिकली अरेस्टेड बिकॉज उसने एक स्टेट फेयर में नशे की हालत में अपनी बॉडी को पब्लिक में एक्सपोज किया था बाय मास्टरबेटिंग। उसने 10 मंथ्स जेल में बिताया एंड अगेन अरेस्टेड सून आफ्टर हिज रिलीज आफ्टर सेक्सुअली फॉन्डलिंग अ 13 ईयर ओल्ड बॉय इन मिलवॉकी। उसे अगेन 5 साल के लिए जेल होने ही वाली थी कि जज ने उसकी मेंटल स्टेट को देखकर उसे थेरेपी के लिए रेकमेंड किया। हिज फादर वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू हिज सन, लेकिन ही कंटिन्यू टू स्टैंड बाय हिम मेकिंग सर्टेन ही हैड गुड लीगल काउंसिल। उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि सन वाज मिसिंग अ बेसिक ह्यूमन एलिमेंट, अ कॉन्साइंस। सितंबर 1987 अब जेफ आज़ाद था एंड फ्रीली स्ट्रीट्स पे घूम रहा था। रात में वो एक गे बार विजिट करता और स्टीवन टॉमी नामक एक 26 ईयर ओल्ड आदमी के साथ हैवी ड्रिंक करता और उसे एक होटल लेकर जाता। आफ्टर दैट वो स्टीवन के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है, बट आफ्टर दैट जेफ डायरेक्ट मॉर्निंग में उठता एंड वो ये देखता कि टॉमी की बॉडी में ब्रूसेस थे एंड ही वाज डेड। अब जेफ टॉमी की बॉडी को एक सूटकेस में पैक करता एंड अपने ग्रैंडमदर की बेसमेंट में ले चलता। देयर ही डिस्कार्डेड द बॉडी इन द गार्बेज आफ्टर डिसमेंबरिंग इट, बट नॉट बिफोर ग्रेटिफाइंग हिज सेक्सुअल नेक्रोफिलिया डिजायर्स। अनलाइक मोस्ट सीरियल किलर्स जो लोगों को मारते एंड आफ्टर दैट अपनी नेक्स्ट विक्टिम को ढूंढने निकल जाते, जेफ फैंटेसाइजेस इंक्लूड अ सीरीज ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट द कॉर्प्स ऑफ हिज विक्टिम्स और व्हाट ही रिफर्ड टू एज पैसिव सेक्स। अब ये उसके लाइफ का एक पार्ट बन चुका था एंड वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने सारे विक्टिम को टारगेट करता। उन्हें घर बुलाता, उनके ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलाता एंड आफ्टर किलिंग देम वो बॉडी के साथ सेक्स परफॉर्म करता एंड देन बॉडी को काटता। लेकिन इतने लोगों को मारने के बाद उनकी बॉडीज़ को बेसमेंट में हमेशा के लिए रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था
स्पेशली डेड बॉडीज़ की स्मेल को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन वो इन कामों को इतनी चालाकी से अंजाम दे रहा था कि उसकी ग्रैंडमदर को ज़रा सी भी नॉलेज नहीं थी कि बेसमेंट में आखिर क्या हो रहा था। और अगर कभी अंदाज़ा भी होता तो जेफ तरह तरह के बहाने बनाकर एस्केप कर जाता। एट द टाइम जेफ एम्ब्रोसिया चॉकलेट फैक्ट्री में भी एक मिक्सर की तरह काम कर रहा था एंड इज अर्निंग एनफ मनी फॉर ए सर्वाइवल। लेकिन अगेन एक वीकडे में जेफ को ड्रग केस में अरेस्ट कर लिया जाता। जेल से निकलने के बाद उसके फादर उसे खुद का अपार्टमेंट खरीदने को कहते हैं ताकि उसके इस ड्रग वाले कारनामों की वजह से उसके ग्रैंडमदर को कोई तकलीफ ना हो। सो इन सितंबर 1988 ही गॉट अ 1-bedroom अपार्टमेंट ऑन नॉर्थ 24th स्ट्रीट इन मिलवॉकी। लेकिन जेफ अभी भी रुका नहीं था। वो अगेन अपने पैटर्न को फॉलो करने लगा। वो लोगों को गे बार में मिलता, ऑफर देम फ्री अल्कोहल एंड उन्हें कुछ मनी ऑफर करता टू पोज फॉर हिज फोटोग्राफ्स। देन वो उन्हें घर लेकर जाता एंड ड्रग देम, समटाइम्स टॉर्चर देम एंड देन किल देम यूजुअली बाय स्ट्रैंगुलेशन। देन ही परफॉर्म सेक्स विद द कॉप्स, कट द बॉडी अप एंड गेट रिड ऑफ द रिमेन्स। वो इवन इन बॉडी पार्ट्स को अपने साथ ही रखता, स्कल को फ्रीजर में रखा करता एंड अदर पार्ट्स को एक बड़े से कंटेनर के अंदर एसिड सोल्यूशन में रख देता एंड समटाइम्स ही इवन ईट रेफ्रिजरेटेड ऑर्गन्स। उसने इसी तरह से 17 लोगों की जान ली। दे वेर जेफ का 13वां विक्टिम एक 14-year-old बॉय था whose name was Konark Thinthissomphoon. Imagine, a 14-year-old boy who was also the younger brother of the boy Thamar was convicted of molesting in 1989. Early morning, young Thinthissomphoon streets पे घूम रहा होता है and he looks a little older than his usual age. So Jeff Thinthissomphoon को अप्रोच करता एंड उसे अपने पैटर्न के हिसाब से सारी बातें कहता एंड अपने अपार्टमेंट में ले आता। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद Thinthissomphoon को अंदाज़ा हो जाता कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसने अल्कोहल विद द ड्रग कंज्यूम कर लिया था। सो वो वहाँ से भागने की कोशिश तो करता है लेकिन ज़्यादा दूर जा नहीं पाता। लेकिन जेफ की नेबर ग्लेनला को कुछ गड़बड़ लगता है क्योंकि जेफ के रूम से रोज़ाना स्मेल आया करता एंड रात में हैवी मशीन्स की आवाज़ें उसे सोने नहीं देती। इसके बारे में ग्लेनला ने बहुत बार कंप्लेन भी की थी। सो शी रैन टू दैट 14-year-old बॉय एंड उससे पूछती है कि क्या हुआ। बट Thinthissomphoon वॉज नॉट एट ऑल एबल टू आंसर बिकॉज वो बहुत बुरी हालत में था। अब ग्लेनला पुलिस को कॉल करती लेकिन जेफ अपना इनोसेंट सा फेस लेकर अपार्टमेंट के नीचे आता एंड पुलिस को ये बताता कि ये 19-year-old लड़का उसका लवर है एंड उसके हैवी अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से बहुत झगड़े हुए एंड वो अपार्टमेंट के नीचे आ गया। पुलिस ने उसकी बातों को मानते हुए Thinthissomphoon को अगेन जेफ के अपार्टमेंट तक छोड़ा और वहाँ से चलते बने। लेकिन ग्लेनला को श्योरिटी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। Within hours, Dahmer killed the 14-year-old Thinthissomphoon and performed his usual ritual on the body. July 22. जेफ ट्रेसी एडवर्ड्स नामक एक व्यक्ति को अपने घर लाता एंड हैंडकफ कर देता। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टेकिंग हिज फोटोग्राफ्स एंड फिर जेफ ट्रेसी को लेकर अपने रूम में जाता जहां वो मूवी देखना शुरू करता एंड ट्रेसी के हार्ट को सुनने की कोशिश करता एंड ही ऑल्सो सेज आई वॉन्ट टू ईट योर हार्ट। ये सुनते ही ट्रेसी किसी तरह अपार्टमेंट के बाहर हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए रोड में निकल जाता। बट 2 पुलिस ऑफिसर्स सॉ हिम एंड वो जेफ के अपार्टमेंट में जाते। डोर खोलते ही जेफ अपने काम से वॉइस में बात करता। पुलिस जेफ से ट्रेसी की हैंडकफ खोलने को डिमांड करती एंड जेफ के घर एंटर करते एंड आस्क हिम कि कीज कहाँ हैं। तो जेफ घबराते हुए रूम की तरफ इशारा कर देता। पुलिस रूम के ड्रॉर की तलाशी लेती एंड दे फाउंड द फोटोग्राफ्स ऑफ द विक्टिम्स। अब पुलिस पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी लेती एंड दे फाउंड ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स एंड स्कल्स। देयर जेफ ट्राई टू एस्केप बट फाइनली पुलिस अरेस्ट हिम। इतने सारे मर्डर्स इतने सालों के बाद फाइनली अब जेफ का पर्दाफाश हो चुका था। जेफ वॉज फाइनली अरेस्टेड।
जो कोई भी डिटेल्स जेफ के अपार्टमेंट से मिली वो बहुत ज़्यादा हॉरिफिक थी एंड ये खबर चारों तरफ इतनी सर्कुलेट हुई कि अब लोगों के अंदर डर बैठ चुका था। एवरीवन इंक्लूडिंग हिज फादर वाज रियली शॉक्ड एंड कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को ये रियलाइज हो चुका था कि ये उनकी ही गलती है ऑफ नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ दिस सन। नाउ द आइटम्स फाउंड इन डैमर्स अपार्टमेंट इंक्लूडेड Jeffrey Dahmer was indicted on 17 murder charges. He pleaded not guilty by reason of insanity. उसके ज़्यादातर टेस्टिमोनी, उसके 160 पेज कन्फेशन और वेरियस विटनेसेस ये बताते थे कि जेफ के नेक्रोफिलिया अर्जेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर हम ध्यान से इस केस को पूरी तरह देखें, देन ही वॉज इन कंट्रोल एंड कैपेबल राइट ऑफ प्लानिंग, मैनिपुलेटिंग एंड कवरिंग अप हिज क्राइम्स। एट लास्ट डैमर को 15 लाइफ टर्म्स यानी 937 years of prison हुई, and at this sentencing he calmly read his 4-page statement to the court. He apologized for his crimes and ended with, Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I decided to go through this trial for a number of reasons. One of the reasons was to let the world know that these were not hate crimes. I wanted the world in Milwaukee, which I deeply hurt, to know the truth of what I did. I didn't want unanswered questions. All the questions have now been answered. I wanted to find out just what it was that caused me to be so bad and evil. But most of all, Mr. Boyle and I decided that maybe there was a way for us to tell the world that if there are people out there with these disorders, maybe they can get some help before they end up being hurt or hurting someone. I think the trial did that. November 28, 1994. Jeff was beaten to death by fellow inmate Christopher Scarver. जब वो प्रिजन के जिम में सफाई कर रहा होता है, गार्ड्स तब 20 मिनट्स के लिए जिम में मौजूद नहीं थे। एंड जब वो लौटे, देन दे सॉ कि जेफ के वन साइड ऑफ हेड पर रिपीटेडली अटैक करने की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही थी एंड वो अनकॉन्शियस हो गया था। एंड एट लास्ट जेफ डाइड इन द एम्बुलेंस बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल। After studying the case and his story in detail, we can say that he was suffering from splanchnoephilia, a mental disorder in which a person is aroused by flesh and bones. And हम ये भी कह सकते हैं कि majority जो उसके victims थे, they were black people. So he personalized them as an object of pleasure instead of a living, breathing human being. दोस्तों, अगर हम स्टोरी को डिटेल में देखें तो हमें बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन वीडियो की लेंथ को छोटा रखने के लिए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही इंक्लूड की। इफ़ यू लाइक क्राइम स्टोरीज देन नेटफ्लिक्स पे आप जेफरी के सीरीज को देख सकते हो टू नो अबाउट हिम इन डिटेल। एंड या प्लीज गिव मी योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।